इन टेढ़ी मेढ़ी गलियों से दौड़ता हुआ हमारा इतिहास, और इसकी गूंज मानो चीख चीख कर कह रही हो कि भले ही बदल दिया गया मेरा नाम, मुझे तोड़ा मरोड़ा कर दिया मुझे गुलाम। आज़ादी से कभी जिया करती थी मैं, जब मेहरोली नहीं मिहिरावली हुआ करता था मेरा नाम। मेहरोली गुलाम वंश की राजधानी बनने से पहले हिंदू राजवंश की राजधानी थी। गुलाम वंश एक ऐसा दौर जहां पर इंसानों को खरीदा और बेचा जाना आम था। मगर जो मेहरोली कभी हिंदू राजवंश की राजधानी थी, वहां गुलाम वंश, खिलजी वंश और मुगलों का दौर आया कैसे? ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। दरअसल मोहम्मद गौरी, जो कि एक तुर्क था, अफगान से भारत को लूटने और अपना परचम लहराने हिंदुस्तान आया। गौरी पहले लाहौर आया और फिर दिल्ली, लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के हाथों बुरी तरह हार गया। गौरी वापस अफगानिस्तान चला गया और अगले साल बड़ी फौज लेकर आया। इस बार जीत गौरी की हुई। ऐसा नहीं है कि बाहरी देशों का भारत पर यह हमला पहला था, इससे पहले भी कई हुए थे, लेकिन वो भारत की संपत्ति को लूटकर वापस लौट जाते थे। मगर मोहम्मद गौरी पहला ऐसा शख्स था जिसने दिल्ली को अपने अधीन किया। उसने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतकर वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर नियुक्त कर दिया, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित कर दिया, और इस तरह गुलाम वंश की नींव रखी गई, जिसकी गवाही मेहरोली बनी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसी के गुलाम इल्तुमिश ने दिल्ली पर हुकूमत की और अपने कार्यकाल के दौरान बगदाद से 100 गुलाम खरीदे। उसमें से अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने 40 निष्ठावान गुलामों का एक दल बनवाया, जिसे 40 नाम दिया गया। उसी 40 दल में से एक दिल्ली का 9वां सुल्तान बना। नाम था गयासुद्दीन बलबन। 1267 में दिल्ली की भागदौड़ बलबन के हाथों में आ गई और इस मकबरे को बलबन ने अपने शासनकाल में बनवाया था। इस मकबरे की सबसे खास और विचित्र बात इसके आर्च में है। यूं तो ऐसे आर्च हर इस्लामिक मॉन्यूमेंट पर पाए जाते हैं, मगर इसकी खास बात यह है कि ये भारत का सबसे पुराना और वास्तविक आर्च है। बलबन अपने दौर का महान शासक साबित हुआ। उसने 40 को खत्म करवाया। अपने शासन काल में बलबन ने बड़े कड़े नियम लागू करवाए, जैसे कि सिजदा, मतलब जो भी दरबार में आएगा उसे सुल्तान को झुककर सजदा करना पड़ेगा, और पैबूसा यानी कि सुल्तान के पैर चूमने होंगे। बलबन ने एक तरह से अपने दरबार और पूरी दिल्ली में अपने कड़े नियम से एक खौफ और डर पैदा कर रखा था, ताकि उससे कोई बगावत न कर सके। इसी डर से केवल शक के आधार पर उसने अपने 40 दास में से कई दासों को जहर देकर मार दिया। उसे डर था कि कहीं ये 40 दास में से कोई उसे मार कर गद्दी पर ना बैठ जाए। सिर्फ यही नहीं, काफी जगह को जीतने के लिए उसने कई बेरहम लोगों पर अत्याचार किया और उन्हें बेहद क्रूर दंड दिया करता था, और बदले में लोगों ने उसे बद्दुआओं से नवाजा। करे सजदा और पैबूसा मेरा, जिल्ले इलाही हूं मैं। 12वीं शताब्दी में कुछ यही चंद शब्द थे बलबन के। मगर आज न सजदा करने के लिए यहाँ कोई कब्र है और ना ही पैबूसा का नियम पालन करने वाले लोग। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये कब्र किसकी है? ये कब्र बलबन के बेटे मोहम्मद खान की है, जो कि मंगोल्स के खिलाफ लड़ते लड़ते लाहौर के पास मारे गए थे। इन्हें खान शहीद भी बुलाया जाता है। अमीर खुसरो, बलबन के दरबार के विशेष कवि भी इस युद्ध में मौजूद थे, और कहा जाता है कि जब अमीर खुसरो ने जब बलबन के दरबार में खान शहीद पर मंगोल्स के अत्याचार और बर्बरता का जिक्र कविता के रूप में पेश किया, तो बलबन की रूह कांप उठी और ठीक
कुछ दिनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। मेहरौली एक पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पानी का अभाव बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, और जिसका प्रमाण यहाँ की अनेक बावलियां देती हैं। अलग अलग राजा और सुल्तानों के दौरों में बनाई गई बावली ये साफ साफ दर्शाती है कि यहाँ पानी की आपूर्ति रही होगी। ये बावली रज्जो की बावली कहलाती है, जिसका निर्माण दौलत खान ने करवाया था। ये बावली एक तरह से कम्युनिटी हॉल की तरह काम करती थी और लोग यहाँ आकर बसने भी लगते थे। इस बावली का इस्तेमाल इस इलाके में रहने और निर्माण कार्यों में लगे राज मिस्त्रियों द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसका नाम रज्जो की बावली पड़ा। यहाँ आकर ऐसा लगता है समय के बहुत पीछे आ गए हैं। सचमुच में टाइम ट्रैवल करवाती है ये मेहरौली। समय की चक्की में बदलाव तो आते ही हैं। दिल्ली के बढ़ते ही मिहिरावली कब मेहरौली बन गई पता ही नहीं चला। लेकिन नाम सिर्फ शहरों के नहीं बदले, इमारतों के भी बदले। जैसे कि ये कुली खान मकबरा कब मेटकाफ हाउस में बदल गया पता ही नहीं चला। दरअसल कुली खान अकबर के मुंह बोली माँ महामंगा के बेटे थे। वे मुगल सेना के सेनापति थे और इस मकबरे को 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। लेकिन इसका नाम मेटकाफ हाउस तब पड़ा जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेजी हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया था। और जब बहादुर शाह जफर ने अपना जफर महल मेहरौली में बनवाया और वहीं रहने लगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने थॉमस मेटकाफ को मुगलों पर निगरानी रखने का काम सौंप दिया। थॉमस मेटकाफ ने इस मकबरे को रहने के लिए इस्तेमाल किया और इसके चारों ओर बाग बगीचे बनवाए और बकायदा इस हाउस को हनीमून कपल्स को रेंट पर दिया करते थे। इसकी सुंदरता दिल को खुश कर देती थी और इसीलिए इसे कोठी दिलकुशा भी कहा गया। वैसे तो इतिहास कभी किसी एक की देन नहीं होती, अलग अलग किरदार उभरते हैं और उन्हीं के साथ इतिहास भी मानो अपने आप रचते चले आते हैं। इस मेहरौली ने देखा है कितने ही दौरों को आते जाते, कभी बर्बाद हुए सल्तनतें को देखा, तो कभी दरिया दिलों की रूहानी अंदाज को देखा, तो कभी रूह कपा देने वाली बर्बरता को भी इसी मेहरौली ने देखा। हर वक्त की गवाही देने वाली मेहरौली आज किसी के याद में नहीं है। साझेदारी निभाई है दिल्ली से, मगर दिल्ली के पीछे छुपी बैठी है अपनी हस्ती को समेटे हुए। शायद और परिवर्तन नहीं चाहती है मेहरौली। अगर बलबन के इतिहास के पन्ने को हम पलटेंगे तो एक महान शासक और मेहनत करने वाला इंसान का रूप तो बेशक सामने आएंगे, मगर साथ में वो पन्ने भी पलटे जाएंगे जिसमें बलबन क्रूरता और बर्बरता की हदें पार करते नजर आएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कमाना है तो दुआएं कमाओ, और अगर इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज करना है तो करो, लेकिन मानवता और उदारता की मिसाल बनकर, क्रूरता और बर्बरता की नहीं, क्योंकि ये दोनों वो छाप हैं जो कभी नहीं मिटते। और जब जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो उन कलंकित कर्मों का भी बखान किया जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इतिहास हम तक पहुंच सके, बल्कि इसलिए भी ताकि हमें सीख मिले कि अगर हमें याद किया जाए तो एक महान योद्धा की तरह, जिसमें मानवता, उदारता, इंसानियत और प्रेम निहित हो।